नमस्कार। अनुस्वार मंच नमस्कार पर सर। आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर संजीव कुमार आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी शख्सियत से जिसका नाम है दीपा स्वामीनाथन। थैंक यू दीपा जी फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, स्वागत है। और सभी सुनने वालों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार सभी को। और ये मेरा सौभाग्य है संदीप जी कि आप जैसे वरिष्ठ साहित्यकार के सानिध्य में हूँ आज। हालांकि मेरे पास अपने लिए तो कहने को कुछ है नहीं आपके सामने। आपका तो परिचय पढ़ते पढ़ते भी बहुत समय लगता है। तो मैं क्या ही कहूँ और आपके प्रश्न क्या होंगे और मैं क्या उत्तर दूंगी ये मुझे कुछ नहीं नहीं, पता। कोई फिर चिंता मत भी कीजिए। बिल्कुल जो है ना, आप अनौपचारिक मूड में रही है, ऐसे जी कोई जी प्रश्न नहीं है। एक बात जी बताऊं, मैंने जब MIT बॉस्टन से MBA किया तो उसमें एक मतलब पर्चा पेपर होता है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि आप लीडर बन के झंडा लेके आगे चलेंगे। लीडरशिप का मतलब है कि यू मेक मोर लीडर्स। तो मेरा जो अप्रोच है वाह। साहित्य में भी वो ये है कि जिनमें क्षमताएं हैं, जिनमें प्रतिभाएं हैं, उनको उभारना चाहिए। और उसी श्रृंखला में मैं सबसे ज़्यादा मौका महिलाओं को देता हूँ। मैंने अपनी प्रबंध काव्य भी लिखे, महिलाओं पर लिखे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखी होगी कि हमने 6 साल से लेकर के 15 साल के उम्र के बच्चों को भी छपने का मौका दिया। लोग तो छपते नहीं, बड़े होने तक भी नहीं छप पाते। तो हमारा सोचना यही होता है कि आगे बढ़ेंगे तब, कारवां बनेगा जब। वाह। तो मुझे इसलिए भी इस कारवां में शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े मूर्धन्य लोगों को तो साक्षात्कार करने वाले बहुत हैं। जी आपके दिल की बातें अगर पता चले साहित्य में, कला में, संस्कृति में, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं तो उसका एक अलग मजा है। तीसरी चीज, बुजुर्ग लोग जो हैं उनकी अपनी एक शैली है, अपनी एक भाव है, अपनी एक सोच है, अपनी एक विचारधारा है। नए लोगों को उस विचारधारा में, उस सोच में गतिशीलता की आवश्यकता है। और गतिशीलता नहीं होगी तो फिर वो आज भी सब परसाई परसाई गिने जा रहे हैं। अब परसाई के बाद में प्रेम जन्मेजय भी तो पैदा हो गए, ज्ञान चतुर्वेदी भी तो पैदा हो गए। इनको क्यों ना गिनो? फिर ज्ञान चतुर्वेदी को गिनोगे तो उसके बाद आगे की पीढ़ी उनको देख करके चलेगी। तो मुझे लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि हरिशंकर परसाई या शरद जोशी अप्रासंगिक हो जाएंगे। वो प्रासंगिक बने रहेंगे, वो तुलसी और सूरदास बने रहेंगे, वो कबीरदास बने रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जयशंकर प्रसाद को छोड़ दो, महादेवी वर्मा को छोड़ दो, या गे को छोड़ दो, या बच्चन को छोड़ दो, या नरेंद्र शर्मा को छोड़ दो। जी लोगों की भी अपनी अपनी स्तंभ बने हैं, वो उनको स्तंभ बनाए रखना चाहिए। सबसे बिल्कुल पहले तो हम समर्थन आपसे आपकी ये बात। पूछना चाहेंगे कि साहित्य और कला में कहाँ कहाँ आपकी दखल है? सर साहित्य का तो मैं कहूँ कि ऐसा कोई बैकग्राउंड है नहीं, क्योंकि आप जानते होंगे ये बात, मैं पहले भी अपने साक्षात्कारों में कह चुकी हूँ कि अ, मैं वैसे तमिल भाषी हूँ, मेरी मातृभाषा तमिल है। अब क्योंकि हम दिल्ली में जाकर बस गए, मेरे पिताजी शायद मात्र 10 या 11 वर्ष के थे जब वो केरल से दिल्ली हम्म। जाकर बस गए थे। उनके मतलब मेरे दादाजी और उनका परिवार, तो वो तभी से वहीं रहे हैं। तो हिंदी बहुत स्वतः उनके लिए स्वाभाविक सा एक स्वाभाविक अग्रेसर। भाषा रही उनकी। ठीक बात। और उनकी भाषा बहुत शुद्ध थी, हिंदी उनकी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो प्रेमचंद और मतलब उस समय के सभी प्रखर साहित्य में उनका दखल था, पढ़ते थे खूब। तो उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी शुरू से ही। और शायद यही कारण था कि बचपन से घर में भी जब हम बातचीत करते थे तो तमिल में तो बात बोलते ही थे, बातचीत करते ही थे, मिक्स हिंदी में भाषा, भी। मिक्स जी जी लैंग्वेज। जी। तो उसकी वजह से मेरा हिंदी के प्रति रुझान मेरे को लगता है कि पाठ्य पुस्तकों से ही शुरू हुआ, कविताओं से। अगर मैं स्पष्ट रूप से यदि स्मरण कर सकूं तो अ, मतलब कविताओं से ही मेरा हिंदी के प्रति जो एक प्रेम है वो शुरू हुआ। जैसे उस समय के पाठ्य पुस्तकों में जो कहानियां और
कविताएं होती थी, जी, निराला जी की, महादेवी वर्मा जी की, दिनकर जी की कविताएं, वो सब पढ़कर ही हम बड़े हुए। और स्वाभाविक था इस तरह एक हिंदी के प्रति एक रुझान से अधिक एक प्रेम थोड़ा सा होना, और सभी जो अध्यापिकाएं थी उन्होंने भी प्रोत्साहित किया। हालांकि मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मैंने तमिल मीडियम में की। तो ओके, ऐसा नहीं कि मेरी मातृभाषा छूटी रही मुझसे, उसे भी पढ़ना लिखना सीखा मैंने। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक मेरे माता पिता का बहुत अच्छा एक निर्णय था कि मुझे ऐसे स्कूल में डाला जाए जहां पर मुझे ये अवसर मिले कि मैं जी, अपनी मातृभाषा से भी विमुख ना हूँ। ठीक बात है। जी वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ, अभी आउट नहीं हुए, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू नो कि मेरी एक पुस्तक है वासव दत्ता, प्रबंध काव्य है, छोटा है, जी जी। प्रबंध कविता कह सकते हैं उसको। उसका अभी अभी अनुवाद तमिल में हुआ है। वाह, अब बहुत मैंने बधाई सर आपको। तमिल में किया है, और अब उसका अनुवाद तेलुगु और मलयालम में भी हो रहा है। वाह, बहुत बढ़िया सर। तो भारत के साथ जुड़े रहने का अपना वो है। दूसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बता दूं कि मेरे जो जिगरी दोस्त रहे हैं डिग्री सेक्शन से लेकर के या उसके बाद जॉब में, वो ज्यादा से ज्यादा साउथ इंडियन ही रहे, तमिल्स, तमिल्स मोस्टली। हमारा सबसे जिगरी दोस्त जो है ना, वो हैदराबाद का रहने वाला बट तमिल है। बहुत बढ़िया तो उससे सर, क्या बहुत है अच्छा लग कि रहा है सुन हमें के। हमें थोड़ा सा हमारी भाषा में भी थोड़ा परिवर्तन है, थोड़ी अलग सी लगती है। और मैंने कोशिश की थी तमिल सीखने की, लेकिन ज़्यादा समय नहीं दे पाए, तो आधी अधूरी रह गई। जी, कई लोगों से सुनती हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि अ, भारत में वो भी भाषाई संपदा इतनी ज्यादा विस्तृत है। एक संस्कृत को लेकर चलें तो भी सभी भाषाओं में उसकी झलक दिखती है। उद्गम उद्गम लेकिन तो सभी भाषाओं का संस्कृत से ही है। जी जी जी, तो यही इच्छा है अब तो कि जब भी आपकी समय मिले। आपकी अनुमति से मैं चाय का प्याला ग्रहण कर रहा हूँ, जी जरूर। जस्ट रीच फ्रॉम ऑफिस। वाह ये मेरी घर की लाइब्रेरी है। वाह। मैं आपको एक चीज और दिखाऊं। आपको दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल देख सकती हूँ। ये ऊपर से लेकर के नीचे तक ये सब किताबें मेरी लिखी हुई हैं। वाह सबसे बड़ी किताब एक वाह। वॉल्यूम में ग्रीन कलर में दिख रही है ना, द कंपनीज एक्ट। जी। और उसके ऊपर भी सारी लॉ की किताबें, 36 किताबें लॉ में है मेरी। वाह वाह, अभिभूत हूँ सर, मैं क्या कहूँ। हमारा क्या बोलते हैं उसे, जुनून है, लिखना, पढ़ना और लिखना जुनून। थोड़ा हमको भी दे दीजिए सर। ले लो, शुरू करो, कहाँ से शुरू करना। जी, तो पढ़ने के प्रति वैसे रुझान बचपन में इतना तो नहीं था। अभी भी मैं कहती हूँ आई एम वेरी स्लो रीडर। धीरे ही पढ़ती हूँ। और मुझे छांट के पढ़ना अच्छा लगता है कि अगर किसी ने कह दिया ये अच्छी है तो मैं जरूर पढ़ूंगी। तो ऐसा एक्सप्लोरेटिव रीडिंग मैंने कभी की नहीं। बट लिखने का शौक तो मैं क्या कहूँ, बचपन में कभी कविताओं के प्रति हमेशा मेरा एक ये असली स्पेशल साहित्य अट्रैक्शन तो रहा है। कविताएं ही हैं, काव्यम रसात्मकम एकम। वाह। दुनिया में मतलब हिंदी में भी अगर पहली शुरुआत हुई है तो कविताओं से हुई है, जी किसी फॉर्मेट में हो कविताओं। अगर चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो मानते हो शुरुआत, या मलिक मोहम्मद जैसी की किताब मानते हो, तो सब शुरू तो कविता से ही हुए हैं। वाह। कविता के बाद नाटक आया, नाटक के बाद बाकी सारी विधाएं आई। असली जो कविता है वो उससे भी पहले अगर जाए तो असली कविता पेंटिंग्स में है।
वाह, चित्रकारी अद्भुत में, बात कह दी आपने सर। चित्रकारी में है। तो मैं आपसे अब प्रश्न ये जब पूछना चाहूंगा कि आप चित्रकारी में पहले गए या कविता में, शुरुआत अ, पहले हुई? मेरे को लगता है कि चित्रकारी तो बच्चों में सहज आती है। 3 वर्ष 2 वर्ष के बच्चे भी हाथ में कुछ थमा दो तो कुछ ना कुछ बनाने लगते हैं। नहीं तो बना ही देते हैं। तो जी, कुछ ना कुछ तो बना ही देते हैं। तो चित्रकारी तो शायद सहज ही है, एक अभिव्यक्ति है सभी के लिए, और बच्चों में वो अक्सर देखी जाती है। और शायद मैंने भी उसी समय उसी आयु के दौरान शायद क्रेयॉन वगैरह उठाई होगी। और उसके बाद भी पेंटिंग का शौक रहा था। मतलब छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में, जब हमारे समय में इतना टीवी वीडियो गेम वगैरह तो हुआ नहीं करता था, तो मुझे लगता है वो बहुत ही स्वर्णिम समय था कि हम या तो अपने जैसे बांधवों के साथ समय बिताने में लगाते थे, या फिर इस तरह के अभिरुचियों में हमारा समय जाता था। टीवी तो बहुत कम समय के लिए, शाम को शायद एक आधा घंटा चल जाए बड़ी बात है, समाचार देख लिया, उसके बाद एक सीरियल देख लिया। उसमें भी मुझे यही लगता था कि हम वो भीष्म साहनी जी की जो तमस, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई थी। तो साहित्य अलग से बैठ के पढ़ने का तो शायद बचपन में कभी ज्यादा हुआ नहीं, लेकिन इस तरह घर में वातावरण बहुत अच्छा था कि मेरे माता जी के परिवार से मेरे मामा मासी नाना नानी सभी जितने भी लोग थे, उन सबका, हम सबका शास्त्रीय संगीत में रुझान काफी था। तो जैसे कभी शाकुंतलम निकल गए थिएटर देखने, स्वप्न सुंदरी जी का डांस रिसाइटल, भरतनाट्यम देखने चले गए, या कुचिपुड़ी देखने चले गए, तो ये सब, या कोई कॉन्सर्ट सुनने चले गए। तो ये सब हमारे साहित्यिक जीवन का ही एक मतलब सांस्कृतिक जीवन का मैं कहूंगी कि अभिन्न अंग है, रहा तभी से। तो अभी तो खैर कम हो गया, अभी तो हम ऑनलाइन ही ज्यादातर सब कुछ देखते हैं, लेकिन तब जाकर देखने का और वहां पूरी तरह से उसको ग्रहण करने का, उस वातावरण में उसको सुनने का, देखने का, उसकी अनुभूति को पूरी तरह से वो अलग ही होता है। जी बिल्कुल अलग होता है। तो मुझे लगता है यही साहित्य तो इन कला से अभिन्न है ही नहीं, भिन्न है ही नहीं। तो हर जगह आप काव्य, जैसे कहीं पर भी छंद रचना या कोई संगीत या कुछ भी हो, नाट्य नाट्य रूपांतरण या कुछ भी, सब में बिना काव्य या साहित्य कहानी के कुछ है ही नहीं। कुछ ना कुछ कहानी आपसे संवाद करती है, आपको कुछ बताती है, काव्य आपको आपके चिंतन को उद्वेलित करता है। तो हर तरह का जो, मुझे लगता है साहित्य इतना गुथा हुआ है कला के साथ कि मुझे ये मेरे लिए कहना मुश्किल है कि पहले कौन सी विधा या क्या पहले करना शुरू किया। तो बचपन में भी कविताएं लिखती थी यूं ही, वैसे पढ़ता कोई नहीं था क्योंकि घर में सब तमिल भाषी थे। देखिए, रचनाकार को याद रखना चाहिए, कलाकार को याद रखना चाहिए कि उसका काम सिर्फ अपना धर्म सृजन। बनाना है, मतलब अपनी जी रचना धर्मिता या कला धर्मिता को रोकना नहीं है। जी पसंद किसी को आए ना आए, एक जमाना था जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी तो लोग उसको जलाने पर आमादा थे, तुलसीदास जी को मारने पर आमादा थे, लेकिन आज घर घर में तुलसीदास रामायण रखे। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाले रास्ते पे चलते हुए अपनी रचना धर्मिता को बरकरार रखना चाहिए। जी जो समझ में आया उसको लिखना चाहिए, कोई क्या कहता है उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। जी, वही कोशिश है सर अभी। मतलब 2012 में फिर से कलम उठाई थी, और साथ में ब्रश भी उठाया, और बस ऐसी ऐसे ही मुझे शुरू में यही था कि जिन कविताओं को अंग्रेजी में भी लिख रही थी, तो एक पेंटिंग बनती थी तो फिर कविता लिख देती थी उसी पर आधारित। तो कभी कविता लिख दी पहले, तो फिर उसी को पेंट करने का मन होता था कि ये जो लिखा है इस पर देख, कोशिश करते हैं इसको अगर कोई स्वरूप दे कलात्मक तो कैसा बनेगा। तो वो बस उस कोशिश में ही दोनों मेरे लिए बहुत गुथे हुए हैं, मैं उनको अलग देख ही नहीं पाती। इनफैक्ट संगीत, साहित्य, कला, सभी मुझे चित्रकला, सभी मुझे गुथे हुए से लगते हैं आपस में। तो ऐसा करते हैं कि आपसे ये भी जानते हैं कि आप नृत्य में भी पारंगत हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। नृत्य मैंने सीखा नहीं, पर एक आपको एक वाकया बताऊं। बैंगलोर आने के बाद पहली बार मुझे एहसास हुआ कि नृत्य अपने आप में एक बहुत ही
श्रेष्ठतम कलात्मक अनुभूति है। जो करते होंगे वो ही जानते होंगे। तो यहाँ पर दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा उत्सव मनाया जाता है। जी जी जी। तो षष्ठी से शुरू होता है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, जब तक सिंदूर खेला नहीं हो जाता तब तक माँ दुर्गा प्रतिष्ठित रहती हैं। तो उनके लिए जो भी पूजा पाठ वगैरह होता है, शाम को कुछ इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते थे। कार्यक्रम होते हैं। जी जी। तो उनमें गाना वगैरह भी होता था, तो मैं उसमें भी हिस्सा लेती थी। पर एक दिन मैंने अचानक देखा, अष्टमी के दिन शाम को दुर्गा जी के सामने धुनुची नृत्य होता है। तो जो हाथ में धुनुची लेकर, जी जी, तो उस दिन एक प्रतियोगिता सी हुई कि धुनुची प्रतियोगिता करेंगे। तो पहले ही जिन लोगों ने नाम दे दिए थे उन्होंने नृत्य किया, और सब एक एक करके सबका जो भी है अपने अपना नृत्य प्रदर्शन करके वो चले गए। फिर उसके बाद और भी कुछ स्त्रियों ने आग्रह किया कि भाई हम भी धुनुची नृत्य करते हैं, हम तो माँ के लिए कर रहे हैं, करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी करती हूँ। तो उस दिन जब धुनुची उठाकर मैं पहली बार मैंने नृत्य किया, मुझे एहसास हुआ जैसे शायद मेरे ही पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैं स्वयं को भूल गई थी और मैं नृत्य कर रही थी। तो वो जो थाप थी ढोल की और जो सानिध्य था उस समय, जो माँ के सामने इस तरह नृत्य करना, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं करूंगी। और फिर 2-2.5 मिनट होंगे शायद, उसके बाद काफी लोगों ने वीडियो ली थी। तो जब मैंने देखा खुद को स्वयं को नृत्य करते हुए, तो मुझे लगा ये क्या हुआ, अरे ये क्या हो गया, ये मैंने कैसे कर लिया। मैं हमेशा जब भी कोई मुझसे बोलता है डू यू नो हाउ टू डांस, मैं उनसे हमेशा ये कहती थी, नो आई हैव 3 लेफ्ट फीट व्हेन इट कम्स टू डांसिंग। तो मुझे फिर उस दिन एक अचंभा, एक उससे साक्षात्कार हुआ, समझ लीजिए मुझे, कि असंभव कुछ भी नहीं है जीवन में। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि ये मुझसे नहीं होगा। चीज असंभव नहीं है, कोई भी चीज असंभव नहीं है, और जो चीजें घटित होनी है वो घटित होंगी ही होंगी। जी। एक ज्योतिष के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जो चीज घटित होनी है वो होगी ही होगी। आज का एक किस्सा है, मैंने किसी बच्चे से कहा था, बेटा तुम चिंता मत करो, इधर उधर जाने से कोई फायदा नहीं है, तुम यही डिफेंस की कोई नौकरी ढूंढो। उसने अमेरिका जाने की इच्छा के अनुसार पूरा प्रयास किया। I-20 भी मिल गया, आज रिजेक्ट हो गया, वीजा रिजेक्ट हो गया। हमने कहा बेटा जब जाने को नहीं बताया तो नहीं जा सकता। तो कहने का सेंस ये है कि हर घटना के पीछे सब सैद्धांतिक रूप से ग्रहों का प्रभाव भी होता है, और काफी कुछ जिंदगी उससे चलती। कर्म उसको सप्लीमेंट करते हैं, पूरक होते हैं। कर्मों से उन चीजों को सुधारा जा सकता है, वरना यत्नम कालम दैवम सिद्धांत होता है ज्योतिष का। यत्न जरूर करते रहिए, नहीं तो कालम यानी समय आने पर दैवम यानी डेस्टिनी आपको क्या देगी। बिल्कुल सहमत हूँ सर आपसे। मुझे भी लगता था कि जब आपने कहा ना कि कुछ अपना सृजन का कार्य रचना धर्मिता अपनी बरकरार रखनी चाहिए, तो 2012 से मेरी दिनचर्या ऐसी है कि मैं सुबह उठकर रोज 2012 1 तारीख जनवरी को मैंने फिर से लिखना शुरू किया था। और मैंने तब सोचा था कि मैं रोज ही लिखूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे लिखना है। मैं जानती नहीं थी उसके पीछे क्या कारण है या क्या लिखना है, ये मत सोचिए, जो भावना है लिख डालें। मैंने बस सोचा कि बस मैं जो सोच रही हूँ उसे लिख डालूंगी, रोज ही लिखूंगी। रोज ही लिखती थी। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे सोशल मीडिया में भी कभी फेसबुक पे डाल दिया या कुछ कर दिया, तो 4 लोगों ने पढ़ा। तो अभी तक आपकी कोई प्रकाशित कृतियां कितनी है? प्रकाशित तो हुई है काफी कविताएं। पिछले 2 वर्षों में कविताएं प्रकाशित हुई हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स में और कुछ पत्र पत्रिकाओं में आती रहती हैं। और संग्रह पर भी मैं काम कर रही हूँ फिलहाल। सबको इकट्ठा कीजिए, एक बंच बना के हमें भेज दीजिए। जी, संग्रह भी मैं कुछ ऐसा अलग सा करना चाह रही हूँ जिसमें शायद कला का भी दखल हो, चित्रकला का भी। कला का एल्बम अलग बनाइए। जी जी, मैं वही चाह रही हूँ कि, लेकिन कुछ ऐसी कविताएं हैं जिनमें चित्र मतलब पेंटिंग भी है और उसका एक काव्य रूपांतरण भी है। तो मैं चाह रही हूँ कि वो अलग से बने। कोशिश यही रहेगी कि कुछ अलग बने और
जो भी है, मैंने आप जैसे आपने कहा कि करते रहना हमारा काम है, और क्योंकि उसमें एक अलग आनंद है। अलग हम है। कविता लिखते समय ये तो नहीं सोचकर लिखते कि भाई कोई पढ़ेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। मन के भाव होते हैं, उद्गार होते हैं, बस वो निकलते चले जाते हैं। और विधा का तो मैं क्या कहूँ कि कविता से ही शुरू हुआ, और उसके बाद कहानियां एक और लिखने चीज का मैं मन आपको हुआ। बोलूं विद योर परमिशन, कि जब पति और पत्नी दूर दूर होते हैं तो कविता ज्यादा उपजती हैं। पंत जी ने लिखा ना, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, कल्पना आंखों से चुपचाप बही होगी कविताएं। संभवतः ये बिल्कुल सत्य है। तो अकेलेपन में कविता के अंकुर ज्यादा फूटते हैं। जी, और मैंने तो ऐसी कविताओं का कोई इकट्ठा करके एक पुस्तक कंप्लीट कर रहा हूँ, अकेलेपन की यात्रा। वाह। मुझे भी मन है एकाकी के नाम से एक संग्रह लिखने का, कि तो अकेलेपन की यात्रा में क्या है, कि जरूरी नहीं होता कि आप अकेले बैठे तभी अकेलापन है। आप भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं। जी, मन कहाँ रमा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हमारी जी, एक कविता है, मन के सूनेपन में कोई साथ नहीं, अपने हाथों में अपना ही हाथ नहीं, दुनियादारी में कितना ही खोया मन, जाग रहा अनचाहे फिर भी सोया मन, सारे जग से मिलना जुलना याद रहा, और खुद से कभी मिला तो कितना रोया मन, वाह, घटनाएं कितनी ही पर इतिहास नहीं, मन के सूनेपन में कोई साथ नहीं। बहुत सुंदर। तो लोग इसीलिए अकेले नहीं बैठते हैं, खुद से डरते हैं। बोर हो जाते हैं, क्योंकि खुद से डरते हैं। आदमी जी, सबसे पहले अगर किसी से डरता है तो वो खुद होता है, स्वयं वो। बिल्कुल सहमत हूँ सर। शायद यही कारण है कि आजकल के युवाओं में, या फिर जो बिल्कुल भाग दौड़ में लगी हुई है जो पीढ़ी, उन्हें बैठकर साहित्य के सानिध्य में पढ़ना शायद इसीलिए गवारा नहीं होता। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि हम अगर कुछ अच्छा लिखते हैं ईश्वर की कृपा से, हम तो केवल निमित्त हैं। मैं तो यही मानती हूँ, अगर मेरी कलम से कुछ निकल रहा है या मेरी ब्रश से कुछ निकल रहा है तो मैं केवल निमित्त हूँ। ये सृजन होना था और मुझे माध्यम बनना था, बस इसीलिए हुआ। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। पर जी, पर ये अगर पहुंचे, यदि किसी किसी तक पहुंचे और वो उससे वो एक उन तक मरहम जाए, उनके किसी घाव में मरहम लगे उसे पढ़कर, या उन्हें कोई दिशा मिले या कोई आशा जागृत हो, तो उन तक पहुंचाया कैसे जाए। पहुंच तो जाएंगे। जी, हम यही कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, आजकल सोशल मीडिया है, बहुत अच्छी बात है कि 4 लोग पढ़ते हैं, उनमें से अगर कोई एक भी विद्वान निकले और उनसे हमें कोई सराहना मिल जाए, तो मन में एक हिम्मत बनी रहती है कि भाई करते रहे हम अपना काम, बाकी जो होगा ये देखेंगे। ना, हम बैठे हैं ना प्रकाशन के लिए, टेंशन क्यों सर, प्रकाशन एक बात है, लेकिन पाठकों को कैसे, उनको आप ही आप बताइए, पहुंच जाएगी, पाठक कैसे। अपने आप पहुंच जाएगी, चिंता मत करिए। हम्म, अच्छा। तो आज ही मेरी एक मित्र से मेरी बात भी हो रही थी, वो कह रही थी कि किताबें खूब लिख चुकी हैं वो अब तक। कहानी संग्रह एक और उनका भी निकला है। तो उन्होंने मैसेज किया मुझे, तो बोलने लगी कि आप इसको लिंक करके खुद ही आप इसको आप मंगवाइए जरूर। तो मुझे प्रकाशक ने कहा है कि कवि केवल किताब लिखने से नहीं चलेगा, आपको इसका प्रमोशन भी खुद ही करना पड़ेगा। आप इस करना पड़ेगा, आपके प्रमोशन करने में और हमारे प्रमोशन करने में डिफरेंट रहता। हम्म, इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि जब आपकी पुस्तक छपती है तो वो आपका मानस पुत्र होती है। जी, मानस पुत्र के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितनी दैहिक पुत्र के लिए करनी होती है। हम्म, जबकि लोग कहते हैं 5 कॉपी दे दो बहुत है, और बाकी क्या करूंगा। अरे भाई, गिफ्ट खरीद के देने के बजाय किताब गिफ्ट में दीजिए, फिर देखिए हम्म, कितना आनंद आएगा। लोग जानेंगे कि नहीं आप लिखते भी हैं। छुप के क्या लिखना, बांटो। जी, हमारी एक लेखिका है, उन्होंने 500 कॉपी मांगी। हम्म, 500 कॉपी तो मेरे को भेज दीजिए, कहते सारे हम्म, सारे लोगों को, सारे दोस्तों को भेजना। खैर एनीवे, हम आपसे हम्म। प्रश्न ये जानना चाहेंगे कि कला में जब आप पेंटिंग में विशेष करके आते हैं तो उसमें विषय वस्तु या थीम कैसे चुनते हैं? ये तो स्वतः ही होता है सर। ऐसा कुछ सोचकर तो कभी बैठते नहीं कुछ न लिखने या पेंट करने। जैसे कोई एक शब्द अटक जाता है मन में, तो शब्द तो विचार का ही
मूलभूत बात होता है। तो जैसे समझ लीजिए कोई एक शब्द है कि कोफ्त, हाँ, तो उस शब्द को लेकर मैं सोचती हूँ चलिए कुछ अच्छा नया लफ्ज है, मैंने सुना नहीं था पहले कुछ महीनों पहले, तो मैंने सोचा चलो इस पर कुछ लिखा जाए। तो उस पर कुछ लिखते हैं तो फिर वही टटोलते रहते हैं उसी विचार को, तो उसके आधार पर कोई सेमी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी बनती है। तो इस तरह की पेंटिंग्स हैं काफी जो किसी एक शब्द या विचार से प्रेरित हुई और पहले कविता बनी, उसके बाद उसने एक पेंटिंग का भी रूप लिया। तो आसपास इंस्पिरेशन तो चारों तरफ बिखरी पड़ी है। जहां तक काव्य का प्रश्न है, यदि दार्शनिक हो या और थोड़ी और एब्स्ट्रैक्ट हो, तो उसमें आनंद बहुत आता है क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता कि वो एक अंत में क्या बनकर। 1 मिनट का समय लेता हूँ। जी जी। मेरी एक पुस्तक है, छोटी जी सी है, बल्कि कहूंगा शायद पहला प्रबंध काव्य है, और इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है। किताब का नाम है गुंजन। थोड़ी सी प्रतीकात्मक भाषा है, लेकिन पीछे मैंने उन प्रतीकों के अर्थ भी दिए हैं। तो 2 स्टैंजा आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो आमुख आमुख इसमें हमने जी कविता में किया है। जी। वह स्वर्ण किरण का प्रभालोक, ज्योतिर्मय जीवन में सकाल, स्मृतियों के मनस क्षितिज पर द्रुत उभरते गीत के रागजाल। अव्यक्त उभरते गीत भार के। रागजाल, हाँ। अव्यक्त भार उर पर असीम, मानस में स्मृति की मधुर ज्वाल, मेरा क्रंदन मेरा वंदन, वेदना तप्त मिलित प्रवाल। ये इसका आमुख है। और एक सुंदर। पहला स्टैंजा पढ़ूंगा खाली। गुंजन सांसों की वीणा, उर का मृदु मृदु सा स्पंदन, करुणा का सम्मोहन सा, स्मृतियों के अविरल गुंजन। इसके वाह। हर स्टैंजा में एक चित्रांकन है। मैं चाहूंगा, मैं किताब आपको भेजूंगा, मैं चाहूंगा कि आप अवश्य। उसका अध्ययन करें, और जी जहां कहीं थीम को समझने की जरूरत पड़े, आई कैन टेल यू। जरूर। इसमें टोटल 189 स्टैंजाज हैं। इनमें से कुछ स्टैंजा चुन के, 50-60 स्टैंजा चुन के या चुन के आप उनका चित्रांकन करें, जरूर। वाह, कितना सुंदर प्रयोग होगा ये। है ना। जो बहुत कठिन लगते हैं या बहुत सपाट लगते हैं, उनका चित्रांकन नहीं हो सकता, लेकिन आप इसका चित्रांकन करें रेखा चित्र के रूप में या पेंटिंग्स के रूप में। जी मैं इसका एक एल्बम, कॉफी टेबल होती ना, जी। कॉफी टेबल, तो उस स्टाइल में मैं एक एल्बम बनाना चाहूंगा। वाह, बहुत सुंदर विचार है सर। अवश्य भेजिएगा, मैं जरूर अध्ययन करूंगी। और इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। निस्संदेह। ये अकेलेपन की लिखी हुई है। तो सर आप ये अपना, साहित्य जगत में आने के बाद से अकेलापन ही इतना अच्छा लगने लगा है कि उससे अरे उपजी हुई बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। कई बार तो मैं यहाँ से छुट्टी लेके कहीं चला जाता हूँ कि मैं जा रहा हाँ, हूँ। अभी मुझे समझ में आया कि मतलब कई जगहों पर ये राइटर्स हिल का एक प्रचलन है। तो पहले मुझे समझ में नहीं आता था, जब मैं मतलब टीनेजर थी तो कहीं सुनाई पड़ता था कि नैनीताल में कोई राइटर्स हिल है, और कहीं उत्तराखंड में भी कई जगहों पर राइटर्स। मैंने कहा ये राइटर्स हिल होता क्या है, जरूरत क्या है किसी को इतनी दूर जाने की, लिखना है तो बैठ के लिखें, बस यही तो करना है। फिर उसके ये बाद नहीं होता। मैं जर्मनी गया था, राइन के किनारे बैठ करके मैंने कविता लिखी। वाह, बिल्कुल तो उसका अलग ही मजा होता। तो ये बिल्कुल किताब में अलग ही मजा होता है। और किसी जगह पर जाना, वहां के मौन और ध्वनियों दोनों को ग्रहण करके घर आकर उस एक एकाकी में बैठकर उसको, उन स्मृतियों को फिर से जीना और फिर कुछ लिखना,
वो भी मजा ही बहुत। मजा है, लाइफ का मजा आ जाता है। जी जी। अच्छा ये बताइए कि अगर गिवन दिस सिचुएशन, आप पेंटिंग पहले बनाना पसंद करेंगे या गीत लिखना? वो तो निर्भर करता है सर, कभी पेंटिंग पहले बनती है, कभी कविता बाद में आती है, कभी पहले कविता बनती है। जैसे कल ये कविता लिखी, अब मैं कोशिश करूंगी आज बैठकर उस पर कुछ बनाऊं। नहीं तो मन पहले तो है। सुनाइए, लेटेस्ट कविता सुनाइए, हम तो आपकी पहली कविता भी सुनना चाहेंगे। जो कल कल लिखी थी वो आपको सुनाती हूँ। जी। अ, उसका शीर्षक है, देखिए, मैं तो उसको फोल्डर में भी सेव नहीं किया अभी, ऐसे ही यूं ही लिखा हुआ यहाँ वहां। जी। इसका शीर्षक है रूह के दो पंख। ओ। रूह के दो पंख, रैन तिमिर में मौन में, रैन तिमिर के मौन में धुलकर ये सुबह की कली सा खिल उठते, चहकते कलरव की मिठास में मनुहार की चाशनी घोल जाते। इत उत हर अंकुर को पल पे रूह के ये दो पंख नित उगाते। ओ ब्यूटीफुल। बेधड़क सी, धन्यवाद, बेधड़क सी हर मुखर थिरकन से, बेधड़क सी हर मुखर थिरकन से ये ताल यंत्र बना युगल गीत गाते। आकाश गंगा की आंखों के तेज से अंड से ब्रह्मांड तक वर्ण पट खोलते। वाह। आकाश गंगा की आंखों के तेज से अंड से ब्रह्मांड तक वर्ण पट खोलते। जन्म लेता अंबर जब पंख पसार के, रूह के ये दो पंख क्षितिज बुहारते। वाह। जन्म लेता अंबर जब पंख पसार के, रूह के ये दो पंख क्षितिज बुहारते। दिखते नहीं किसी को पंख ये, दिखते नहीं किसी को पंख ये, पर हर किसी की उड़ान इनसे। इनके रहस्य से जो संवाद कर लेते, हर भेद में सत्य के दर्शन पा जाते। ब्यूटीफुल। धन्यवाद। ब्यूटीफुल। आरंभ और अंत के मध्य में सारे, आरंभ और अंत के मध्य में सारे, खग वृंद रूह के दो पंख पसारे। जन्मों से जन्म सिद्ध विरासत ये, जन्मों से जन्म सिद्ध विरासत ये, कितने मृत्यु द्वारों के पार निकले। मनवंतरों से मन व्योम को नापते, मनवंतरों से मन व्योम को नापते, हर सीमा को जैसे असीम कर जाते। समय की गति में विलुप्त हो जाते, रूह के ये दो पंख फिर उगाते। रूह के ये पंख फिर उगाते। रूह के दो धन्यवाद। पंख होते हैं, जी कायिक और मानसिक। जी तो वो पंख जब दोनों उगाएं तो आदमी गतिशील हो जाता है। जी। बहुत अच्छा लिखती हैं आप। आभार। एक्चुअली शब्दों का चयन बहुत अच्छा है, और थोड़ी सी धन्यवाद सर। लय भी मेंटेन है, एक ही स्टाइल से लिखा है ना, तो गेयता जी बनी रहती है, बहुत सुंदर। जी। मुझे लयबद्धता पता नहीं क्यों, जैसे कहते हैं कुछ लोग ये अतुकांत क्यों नहीं लिखती हैं, आप कोशिश कीजिए। लिखती हूँ, वो भी लिखती हूँ, बट थोड़ा वो कम ही है वैसे तो, कोशिश करती अतुकांत, हूँ। अतुकांत को भी गेयता के साथ मेंटेन किया जा सकता है। जी बिल्कुल गेयता, गेयता सहमत मेंटेन हूँ। की जा सकती है। अब सर हर जैसे रचना प्रयोग ही लगती है मुझे, हर रचना से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसा पहले भी मैंने कहा है, मुझे लगता है कि मैं केवल निमित्त हूँ, ये मेरे, मैं केवल माध्यम बनी हूँ। जब इसका सृजन होना होता है तो मुझे, मैं केवल एक माध्यम बनती हूँ, और ये नहीं, अपने बहुत आप। अच्छा। जी। अब आप याद करके अपनी पहली वाली कविता भी सुना दीजिए, तो फर्स्ट पोएम। पहली वाली कविता, शायद प्रकाशित कविता जो पहली हुई थी हाँ वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, क्योंकि वो आज के संदर्भ में है भी बहुत सामयिक। ठीक। अ, ये पहली कविता है जो मेरी प्रकाशित हुई थी लोक सचेतक में, जिसका शीर्षक है न्यू नॉर्मल। तो ये उस समय की बात है जब हम लॉकडाउन में बैठे थे, और आस लगाए बैठे थे कि कभी ये सब फिर से नॉर्मल होगा, पर फिर हमें बताया गया कि ये न्यू नॉर्मल है, ये सब करना होगा। तो उसी पर आधारित है ये कविता। जी। बहुत बदल गए हैं लहजे जिंदगी के,
बहुत बदल गए हैं लहजे जिंदगी के, न्यू नॉर्मल के बजे डंके, साथ लाया बाध्यताएं कई, साथ लाया बाध्यताएं कई, खलता है कोई कहता नहीं। महामारी का वार न सह सके हर कोई, महामारी का वार न सह सके हर कोई, और कोई रहा भी इससे अछूता नहीं। छुट्टी कर ली थी 3 दिन की माली ने, जब उसके बाबा न रहे, गरीब को कोई अस्पताल ले जाता नहीं। होशियार निम्मी का जोड़ तोड़ कर दाखिला करवाया था, होशियार निम्मी का जोड़ तोड़ कर दाखिला करवाया था, स्मार्टफोन के लिए अब और कुछ बचा नहीं। बूढ़े डाकिया से अब सिर्फ चिट्ठियां बांटी नहीं जाती, बूढ़े डाकिया से अब सिर्फ चिट्ठियां बांटी नहीं जाती, शहर से अब किसी का मनी ऑर्डर आता नहीं। बिक गई दुकान चंदू हलवाई की, बिक गई दुकान चंदू हलवाई की, उसकी मशहूर बूंदी रबड़ी अब कोई मंगवाता नहीं। बहस नहीं होती अब लीला ताई की सब्जी वाले से, बहस नहीं होती अब लीला ताई की सब्जी वाले से, उधारी का खाता अब वो रखता नहीं। उपज बिकी कौड़ियों के भाव और कर्जा माफ करने का कह गई थी सरकार, उपज बिकी कौड़ियों के भाव और कर्जा माफ करने का कह गई थी सरकार। बोई है फसल लगा सब दांव पर, निवाला अब गले से उतरता नहीं। हर बार क्लास में फेल होने वाले किसना को काम मिल गया दिहाड़ी पर, हर बार क्लास में फेल होने वाले किसना को काम मिल गया दिहाड़ी पर, कोई मास्टर नालायक कहे अब कान मरोड़ता नहीं। दर्जी चाचा बैठे रहते हैं दिन भर टकटकी लगाए, दर्जी चाचा बैठे रहते हैं दिन भर टकटकी लगाए, त्योहारों पे अब नए कपड़े कोई सिलवाता नहीं। पिछले बरस बरसात में ढह गई थी दीवार, पिछले बरस बरसात में ढह गई थी दीवार, इस बरस तो छत का भी कोई भरोसा नहीं। चहल पहल लगी है फिर शहर में आजकल, चहल पहल लगी है फिर शहर में आजकल, पर ठहर कर कोई दो बातें करता नहीं। बहुत हो रहे हैं मौत और खौफ पर चर्चे रोज रोज, बहुत हो रहे हैं मौत और खौफ पर चर्चे रोज रोज, जिंदगी पर भरोसा कोई जताता नहीं, जिंदगी पर भरोसा कोई जताता नहीं। फंटास्टिक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थी तो आपने इतना बढ़िया चित्र किया, हर चीज को आपने कैच किया है और देखा है कि लॉकडाउन का क्या असर किससे पे पड़ा। जी जी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यही है कि प्रेरणा आसपास ही होती है हमारे, हम देखते हैं दुकानें बंद हो रही हैं, कितनी वर्षों से हम देख रहे थे उन जगहों पर दुकानें अचानक बंद हो गई, और हर तरह से प्रभावित हुए लोग, और जो लोग जिनके पास थोड़े साधन थे वो बचे रह गए। क्या जी जी कंप्लीट कर लीजिए। जी जी, तो यही विडंबना हम भी देखते हैं, और इसी से जैसे आपने कहा ना कि लिखने की प्रेरणा इन्हीं सबसे आती है सर, जब हम देखते हैं कि कुछ अन्याय है या कोई असमानता है, जब वो मन को कचोटता है, कहीं आपको अंदर से खंगालता है, उद्वेलित करता है, तभी शायद कलम भी व्यथित होती है, तब निकलती है उसमें से कुछ। हाँ, ठीक बात है। व्यंग भी लिखे हैं आपने? कोशिश करती हूँ सर, व्यंग का एक फॉर्मेट है, शायद मैंने कोशिश की है, 5-6 व्यंग लिखे हैं। अगर अच्छी बन जाती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि और थोड़े जो वरीय व्यंगकार हैं, वरिष्ठ, उनसे भी पूछूं कि मुझे थोड़ा मार्गदर्शन दें और मैं कुछ बेहतर लिख सकूं। उसका एक बेहतर तरीका है, आप अपने 2 व्यंग जी जो आपने पहले लिखे हों, जी, पहला और दूसरा व्यंग जो लिखा हो, वो मुझे अनुस्वार के लिए भेजिए। जरूर, अब की बार व्यंग में डालते हैं, देखे लोगों की क्या क्रिटिक आती है। बिल्कुल। मुझे लगता है ये सभी पटल में जो हो रहा है, ये जो सत्र वगैरह होते हैं, उनसे यही सबसे बड़ी सीख हमें यही मिलती है कि हम अपनी ही रचना पर जब बाकी लोगों की प्रतिक्रिया देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस पर हमें और कितना काम करना है अभी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरह के सत्र संचालित होते हैं और आयोजित होते हैं, कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे व्यंग पर एक कार्यशाला अनुस्वार ही के मंच से हुआ था। जी। तो
मुझे तो बहुत ही अनूठा प्रयोग लगा और मुझे लगता है इस तरह की कार्यशाला तो हर महीने होनी चाहिए, क्योंकि हम सीखने करिए वाले बहुत अधिक करिए, हैं हम आपके साथ और हैं। सिखाने वाले, गाइडेंस देने वाले बहुत कम हैं, तो हमें उनके आशीष की बहुत आवश्यकता है। ऐसा करिए कि प्लान करिए इसी वीक में किसी टाइम, जी आप इंडिपेंडेंटली या मेधा जी और स्नेहा जी के साथ मिल करके एक जी काव्य कार्यशाला शुरू करिए। कविता तो आप संभालते हैं, जी तो कविता पर एक छोटी सी कार्यशाला हो जाए। बिल्कुल, आप लोग बनाइए, 3-4 लोगों को हम बुला लेते हैं। बहुत अच्छा रहेगा सर। हम और हम क्योंकि हम नियमित पढ़ते हैं कुछ लोगों को, जैसे शीलकांत पाठक जी हैं, आप हैं, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगेगा, हम उत्साहित होंगे आप सबसे मार्गदर्शन पाकर। डन, ये वाली प्रोजेक्ट आप हैंडल करोगे? जी जरूर। ठीक है ना? स्नेहा जी जो है ना वो और कार्यक्रम हैंडल कर रही हैं, ये आप जी हैंडल, जी काव्य कार्यशाला, व्यंग व्यंग कार्यशाला और वो सब, वो मेधा जी को पूछता हूँ, वो उनको लघु कथा पर कुछ दे देता हूँ। लघु लेटेस्ट कथा भी बहुत अच्छा रहेगा सर, क्योंकि कम शब्दों बिगिन में न्यू अधिक। थिंग्स, जी क्योंकि जो हम अभी कर रहे हैं उसमें से हमने एक प्रवासी संगमन बनाया था, तो उसका हमने जोड़ा है ताकि विदेशी जो हमारे साहित्यकार हैं प्रदेश में रहने वाले हैं जी, वो आ सकें। ऐसे ही ये हम, बहुत ही अच्छा सत्र का एक नया आयाम है सर। बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर, नितिन उपाध्याय जी संभाल रहे हैं सत्र, बहुत अच्छा लगा। अब एक व्यक्तिगत बात पूछता हूँ जो साहित्य और कला से जुड़ी हुई नहीं, वो है आपकी अभिरुचियां, हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज, मुझे लगता है हॉबीज से ही बनी हूँ मैं पूरी पूरी। उसके अलावा मैं क्या करती हूँ मुझे नहीं पता दिन भर। तो हर वो चीज जिसमें समय और स्थान का कोई आभास नहीं रह जाता, मुझे लगता है वो अभिरुचि है, वो हॉबी है। हॉबी से बढ़कर पैशन है इनफैक्ट, मुझे लगता है। जैसे अब ऐसा नहीं चाहिए जिंदगी में, जी। हाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनू के लिए बस जुनू चाहिए। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि जिस चीज में मन लग जाए और उसे करने का जो एक प्रवाह बन जाए, बस वही पैशन है, अपने आप ही बन जाता है। और आप खुद भी क्या करते हो, कितना समय उसमें बिताते हो, आपको खुद उसका आभास नहीं रहता। तो ऐसे ही उसमें डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग का शौक कुछ साल पहले शुरू हुआ। तो बस वो धीरे धीरे अब काम में परिवर्तित हुआ, और अब छोटा सा एक मेरा अपना कलेक्शन है जिस पर मैं वेरी काम नाइस, करती हूँ। वेरी नाइस। जी, तो मुझे अच्छा लगता है कि एक्सक्लूसिविटी, मुझे लगता है कि ये एक जैसी एक और नहीं बन सकती। तो जैसे हम खुद भी तो ऐसे ही होते हैं कि अ, ईश्वर जब बनाता है हम सबको, तो एक जैसे दो लोग नहीं बनाता। नहीं बनाता, नहीं तो लोग हम क्यों फिर कहते हैं ऐसी कि चीजें पहने। दुनिया में दो लोग एक जैसे होते हैं, कहीं और दूसरा कहीं। मैंने सुना था एक जैसे, लगभग एक जैसे दिखने वाले दुनिया में 7 लोग मिल जाएंगे, और साफ आपने खुद भी कह दिया कि आपकी बेटी से मेरी शक्ल मिलती है। ये मिलती है, सिर्फ ये पोर्शन छोड़ करके जो उसका थोड़ा सा कॉनिकल हो गया, हाँ, बाकी आप मैं आपको फोटो दिखा। और जी हॉबीज भी वही, पेंटिंग पूरा एक कमरा, शी इज इन अमेरिका, तो उसने हाँ, पूरा एक कमरा अपना पेंटिंग रूम बनाया हुआ है। बहुत अच्छा सर। मेरा भी ऐसे ही एक स्टूडियो, मैं वहीं बैठी हुई हूँ। तो बस यही है कि तानपुरा एक तरफ ये कंडेंसर माइक होगा कि भाई संगीत का भी शौक है, गा लिया कुछ, सुन लिया कुछ, रिकॉर्ड कर लिया, फिर अब हम चाहेंगे कि आप एक छोटा सा, चाहे एक ही अंतरा, हम्म। संगीत में सुरों में या किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जी। सुनाइए। बात साहित्य की हो रही है, तो मैं ये कहूंगी कि जहाँ हम कबीर, सूरदास, रविदास इत्यादि को सुनते हैं, तो मैंने सोचा चलिए एक भजन ही आपको हाँ सुना देती हूँ। चलेगा, तो बिल्कुल, ये और अच्छा रहेगा। रविदास जी की एक रचना है, बहुत प्रचलित है। जी। तो मैं वही सुनाती हूँ। I can teach you in a way.
मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोहनी मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वाह, बहुत सुंदर, बड़ी धन्यवाद। बढ़िया आवाज है आपकी। काफी रियाज करती रही होंगी आप। नहीं सर, रियाज ही तो नहीं करती। लेकिन सुर ताल बराबर था। रियाज करूंगी तो थोड़ा बेहतर गा सकूंगी, चलिए, मैं रियाज नहीं करती। अब हम आपको पेंटिंग की तरफ वापस ले चलते हैं। आप चूंकि पेंटिंग रूम में ही बैठी हुई हैं, तो कुछ जी पेंटिंग्स हमें अगर दिखाएं तो अच्छा लगेगा। जी अवश्य, एक मिनट बस अभी। चलिए, अब तो दक्षिण भारत से हूं मैं, और जी प्रेरणा कहीं से भी आती है सर। दक्षिण भारत से हूं मैं, और हमारे लिए तो संक्रांति के समय जो पोंगल का त्योहार आता है वो बराबर। सबसे प्रधान है। हाँ, तो किसी भी नाम से हो, लेकिन वो त्योहार तो हर जगह मनाया जाता है। जी यहाँ जी जी, संक्रांति और बोलते हैं, हमारे मकर लिए संक्रांति। दीपावली से भी ज्यादा प्रधान है माना जाता है पोंगल। तो उसी मतलब पोंगल के समय जैसे जिस तरह मवेशियों को सजाया जाता है, तो वो एक उसका एक बहुत ही ज्यादा सुंदर कल्चरल जी, सिग्निफिकेंस है। तो उससे प्रेरित ये। वाओ, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, फैंटास्टिक, रियली ब्यूटीफुल। धन्यवाद सर। तो ये अलग अलग भाव होते हैं हर पेंटिंग का, कुछ अलग ही। अब जैसे ये पतझड़ से प्रेरित है, हाँ, वाह, कि जैसे प्रकृति सब कुछ अपना जो भी पुराना है उसे झाड़ रही है जी ताकि नए को अपना सके, जी, और उसका जो स्पंदन है उसको दर्शाने की कोशिश की है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, तो सबकी, जैसे मैंने कहा कि इन सबकी एक कविता भी साथ में होती है। नहीं, मैं आपको एक असाइनमेंट और देता हूँ। असाइनमेंट ये देता हूँ, आप अनुस्वार, आपके पास पीडीएफ तो पहुंची गई है, जी ओरिजिनल पहुंची हो ना पहुंची हो, पीडीएफ तो पहुंची गई। उसमें आप देखिएगा, दो शुरू शुरू में संपादकीय के बाद दो पेंटिंग के पन्ने हैं, यानी 4 पेज पेंटिंग है। हम्म में पहले पेज पर पेंटिंग और दूसरे पेज पर परिचय। हम्म तो निर्मला सिंह का हमने दिया था, बेटी का आवरण कथा करके दिया था, और हाँ निर्मला निर्मला जी का लिखा। तो दो पेंटिंग आप जो आपको बहुत पसंद आती है वो सिलेक्ट करिए, उनके ऊपर जी या तो कविता लिखिए या उनके बारे में साधारण शब्दों में लिखिए। जी और उसके बाद अपनी फोटो और अपने परिचय जैसा जी उसमें है उसी स्टाइल में, उतना ही ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए,
जी नहीं बना करके मुझे भेजिए अगले अंक के लिए, जी अवश्य सर, मेरा सौभाग्य है। 10 तारीख के पहले। जी, तो बस इसी तरह सेमी सेमी एब्स्ट्रैक्ट पर भी मैं काम करती रहती हूँ, नहीं, जैसे। बहुत अच्छा है आपका रंग संयोजन बहुत सुंदर है। जी धन्यवाद सर, कोशिश करती हूँ। अब जैसे ये प्रभात अहिर भैरव से हाँ हाँ इंस्पायर्ड, हाँ अहिर हाँ, भैरव, सही सही। तो इसका ये है मॉर्निंग रागा। यही कोशिश करती रहती हूँ। एक मेरा एक स्टाइल है, जैसे होली, होली का वाह, चित्र, क्या बात है, बहुत सुंदर, ये तो बहुत ही सुंदर है। रंग में पता नहीं क्यों मेरे रंग ऐसे ही थोड़े चटक ही होते हैं। नहीं ठीक है, जहाँ चटक होने जा, होली में अगर हल्के रंग रखोगे तो चटक कहाँ से आए, जी मजा, जी होली का जी मजा कहाँ आएगा। जी, तो बस ऐसे ही प्रेरणा आती रहती है। ये गौरी गणेश, गौरी गणेश। और ये जब मैं चेन्नई में, ये मारगड़ी का मंथ जो है होता अब है मुझे तो लग रहा था मीनाक्षी मंदिर तो नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये असल में चेन्नई में ही कपालीश्वर टेम्पल है जो बहुत फेमस है, तो ये वही है। तो बस यही चेन्नई का स्पिरिट मुझे लगता है ये उनके गोपुरम में ही है, पूरा जी, संपूर्ण रूप से। और मैं बहुत घूमा हूँ आपके यहाँ। हम्म, जी, जितने तीर्थ स्थान हैं वो सब घूमे हूँ मैं। बहुत अच्छा मुझे लगता है यही कि मंदिरों में जो, वहां पर जो शांति का अनुभूति होती है, पता नहीं मुझे यहाँ और किसी मंदिर में, मैंने जैसे जैसे और भी मंदिर देखे हैं जहाँ पर बहुत काम नक्काशी वगैरह होती है, और शिल्प बहुत ज्यादा सुंदर होता है, बट एक अजीब सी शांति की अनुभूति होती है जो कि मुझे हमारे दक्षिण भारत के खासकर तमिलनाडु के मंदिरों में जी, जिसका उसकी अनुभूति होती है, तो हमने मुझे लगता पंचरामेश्वर भी गया हूँ मैं। है रामेश्वरम, पंचरामेश्वरम पंचरामेश्वरम। ना, एक रामेश्वर इंडिया में है, जी, रामेश्वर, और 4 श्रीलंका में है। वाह। तो पंचरामेश्वरम भी गया हूँ मैं। बाकी चारों धाम, दक्षिण के जी, चारों धाम, उत्तर के, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर, वाह 12 ज्योतिर्लिंग, 9 देवियां, सब जगह कामाख्या वगैरह सब। वाह तो धार्मिक तीर्थाटन भी मेरा एक शौक है। वाह, बहुत बहुत अच्छे अच्छे शौक है सर आपके, मतलब दूसरों दूसरों को ये के लिए प्रेरणा तो है ही, और आपकी अनुभूति, जितने आपके अनुभव होंगे उतना हम आपको पढ़ सकेंगे, क्योंकि आप वो सारी रचनाएं इसीलिए तो बनेंगी। बता रहा हूँ, इसीलिए तो बता रहा हूँ। मेरी एक रचना है कोणार्क। जी पढ़ी है मैंने सर, पढ़ी आपने, आपको बहुत अद्भुत। भेजी थी आपको। जी मैंने पीडीएफ पढ़ी थी आपकी, किसी सत्र के दौरान शायद पढ़ी थी जी, तो बैठकर रात को पढ़ी थी 12:30 बजे तक। मेधा मैंने मेधा एक बार जाने को, उठाया तो मुझसे रखा नहीं गया। मेधा जाने उसके ऊपर कुछ समीक्षा लिख के भेजिए, जी कि आप जी, लिख सकें तो अच्छा लगेगा मुझे, कोशिश करूंगी सर, ताकि ये पता चले जरूर। कि उसमें क्या क्या पसंद आया आपको। जी, हमने पूरी रिसर्च करी और उसमें मंदिर से लेकर के उसकी वास्तु दोष तक का जिक्र किया है। वाह, जो उसकी कला है, उस कला का स्रोत क्या है, प्रभाव क्या है, किस जगह से आई, कैसे आई, वो सारा संवाद रूप में लिखा है मैंने। तो हम ऐसे ही काम कर रहे हैं, जैसे अभी अहल्या खत्म किया, हम्म उसके पहले हमने माधवी खत्म की, फिर उसके पहले उर्वशी थी, हम्म उर्वशी के पहले कोणार्क था, और हम्म। अब करंटली हम लिख रहे हैं प्रथा की कथा। सर मेरे मन में एक प्रश्न आया है कि जैसे आप इस तरह कोई पात्र लेते हैं, या जैसे कोणार्क की ही बात कर रहे हैं आप, तो आप वहां उस स्थान में कितना समय बिताते हैं? आपको किस तरह ये अम, उस पर लिखने का विचार आपको कब आया? कोणार्क मैंने देखा पहली बार, कुछ विशेष नहीं आया। दूसरी बार जब मैं गया कोणार्क में, तो मुझे लगा दूसरी कि बार हाँ, क्यों गए आप? दूसरी बार कुछ तो आकर्षण पहले होगा। पहले अकेले गए थे, दोबारा धर्मपत्नी के साथ गए, जी उनको भी दिखाना था। तो मुझे जी, लगा इस भग्नावशेष में कुछ विशेष बात है, जिसका हम्म अध्ययन किया जाना चाहिए। हम्म इतना सुंदर मंदिर भग्न क्यों हुआ? तो मैंने उसकी स्टोरी पढ़ी। तो स्टोरी पढ़ी तो हमें 2 किताबें मिली, एक तो प्रतिभा राय की हम्म कोणार्क, और दूसरी हम्म जगदीश चंद्र माथुर की। उससे हम्म हमने उसका बेसिस लिया, फिर मैंने ऑनलाइन रिसर्च करी, फिर हम्म मैं तीसरी बार फिर गया उन चीज़ों को देखने समझने के लिए, हम्म फिर मैंने उसका कथानक बनाया।
तो मैंने सोचा पहले वर्णनात्मक लिखने के बजाय महाराणा विशु के साथ संवाद रूप में लिखा जाए, ताकि जो प्रश्न उठते हैं लोगों के मन में, उन प्रश्नों का जवाब सम्यक रूप से दिया जा सके। इस प्रकार से कोणार्क की रचना हुई। ऐसे ही मेघदूतम तो आपने पढ़ी होगी, कालिदास। जी जी, अनुवाद ही पढ़ा है सर पूरा। मेघदूतम का हमने प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति बदल दी। हमने उस पात्र से संवाद किया, यक्ष से, कि क्या है क्या नहीं है, कैसे हुआ, कैसे किया, क्या बोला, कैसे, ऐसे करके लेकर के पूरी संवाद शैली प्रयोग की। यक्ष ही एक्सप्लेन कर रहा है कि फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने बाप मेघदूत मेघ को ये बोला, फिर मेघ को ये बोला, ब्ला ब्ला ब्ला, किसी तरीके से। वैसे ही माधवी में भी हमने बहुत विस्तार से लिया है। 300 पन्ने का बुक तैयार हुआ। अच्छा, लेटेस्ट जो हमने अहिल्या ली, तो हम अहिल्या के बारे में हमारे मिथ जो हैं मानस में मिलते हैं या जो भी, तो हमने कहा इस मिथ को समझना चाहिए। तो हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ी, फिर 18 पुराण में ढूंढा उसके बारे में, फिर उसके बाद में राइटअप्स ढूंढे, क्या क्या एनालिसिस है, और रामायण है जो छोटी छोटी सी रामायण है, क्षेत्रीय रामायण है, उनको भी देखा। और देखने के बाद हमने बिल्कुल टेंजेंट पे जाकर के कहानी लिखी। कहानी ये करूंगी मैं सर। कहानी ये कहते हैं कि अहिल्या के साथ इंद्र ने छल किया। मैंने ये पाया कि इंद्र के साथ, अहिल्या के साथ इंद्र ने छल नहीं किया, गौतम ऋषि ने छल किया। जिस कन्या को आप पालने से लेकर के 16 साल तक आप पालते रहे, पितृवत पालते रहे, उससे अगर विवाह का विचार आपके मन में आ गया तो आपसे बड़ा लंपट कौन? करेक्ट, वो तो छल ही हुआ फिर। तो छल तो वो हुआ। सही बात। आपने उसको परिणय तो कर लिया, लेकिन परिणय के साथ आपने आगे का कुछ भी नहीं सोचा कि वो एक स्त्री है, उसकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, तो वो आपने बिल्कुल नहीं सोचा। इंद्र को लंपट क्या कहिए, जिसने 105 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिसके बारे में ऋग्वेद को उठा के लेकर तो 2/3 70% ऋचाएं ऋग्वेद की इंद्र को समर्पित। इतने बड़े लंपट कैसे कहा जा सकता है? सही बात। वाह। तो वो कुछ अलग ही टेंजेंट पे ले जाकर, ये कुछ अछूता सा कोण है जो कि जिस पर विचार नहीं किया जाता, क्योंकि अक्सर इस तरह के जो आध्यात्मिक और क्या कहें, इस तरह के जो ग्रंथों से जो पात्र लिए जाते हैं, उन पर किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि भाई अगर हम कुछ कहें तो फिर इसके नहीं, हमको तो जो कहना है हम कह जाते हैं। जिसको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं को नहीं अच्छा लगेगा वो आलोचना करेगा, लेकिन हमारी जो भावना है या हम जो समझते हैं, हम स्त्री के मनोविज्ञान को समझ करके उसको अपर रखने की कोशिश रखते हैं। बिल्कुल सर, और हमारे शास्त्रों में ये है भी कि स्त्री को, स्त्री अबला नहीं सबला है, उसके बल की सीमा नहीं है। जो ये कहता है, हमने भी पीछे दिन रांची में हमारा सम्मान समारोह था, तो उसमें हमने कहा पुरुष मुगालते में न रहे, वो स्त्री से ज्यादा बलवान है। शारीरिक बलवान हो सकते हैं, लेकिन मानसिक बल स्त्रियों के बराबर उनमें हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सहमत हूँ सर आपसे। और हमने कहा इसको क्लिनिकली प्रूव किया गया कि स्त्रियों का लेफ्ट सेरेब्रल एक्टिवेट होता है और पुरुषों का राइट। तो राइट वाला शारीरिक बल के लिए है, लेफ्ट वाला मानसिक बल के लिए। जी। तो हमने कहा पुरुष अपने आप को बलशाली न समझे, असल में तो वो अबल हैं। चूंकि अबल हैं तो आदमी सामने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में सुपीरियरिटी दिखाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, ये रिवर्स साइकोलॉजी है जो जिसकी वजह से वो इतने अग्रेसिव होते हैं। तो फिर हमने कहा सिंहासन खाली करो कि महिलाएं आती हैं। जी, ऐसा भी नहीं सर, मुझे तो स्त्रीवाद से एक शिकायत है कि आजकल का जो चलन है स्त्रीवाद को लेकर, उससे मेरी एक व्यक्तिगत, मैं कह सकती हूँ कि एक मेरा एक ओपिनियन है उसको लेकर, कि ऐसा ना करें कि यदि
70-80 साल और 100-150 साल पहले अगर स्त्री इतनी प्रताड़ित थी और इतनी पीड़ित थी, तो उसका बदला आज हम सज्जन लोगों से लें। ये भी देखती हूँ मैं कि कई जगहों पर पुरुषों के प्रति भी बहुत अन्याय हो रहा है, ये सही कह रही हैं। क्योंकि न्याय कहीं ना कहीं एक स्त्री को एक बेनिफिट ऑफ डाउट, आपसे क्या कहूँ मैं सर, आप तो सब ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है। मेरी जो तो लघु कथाएं मैं तैयार कर रहा हूँ वो इन्हीं सारी जी, चीजों पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक संतुलन आवश्यक है। ये आप जो हो चुका है उसके लिए आप आज अच्छी नस्ल अगर यदि आप चाहते हो तो एक संतुलन भी तो रखिए आप। देखिए, कोई समस्या है तो उसका कारण है, जी कारण का निवारण है, निवारण जी, का उपाय है। तो पहले कारण तो खोजो कि महिलाओं की स्थिति बदतर क्यों हुई। क्यों हुई। 1000 साल आप मुस्लिम आक्रांताओं और अंग्रेजों के शासन में रहे। करेक्ट। मुस्लिम आक्रांता जो है ना, उनका एक ही काम था, आदमियों को मारो या मुसलमान बनाओ और या औरतों को उठा करके हरम में ले जाओ। सही। देखा, इस कारण से महिलाओं को दबा के रखा जाने लगा, छुपा जी के रखा जाने लगा। जी, फिर वो आदत बन गई। सही बात है। और वो गलती की प्रासंगिक है आदत ही नहीं बन गई। आज के समय में। यदि जहां जहां औरतें बाहर निकल रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़कियां स्टिफ कंपटीशन दे रही हैं आपको हर क्षेत्र में। तो बिल्कुल। ऐसे में वही चीज उसी तरह के घर में भी या परिवारों में जो जिस तरह का पालन भरण पोषण हो रहा है, मुझे लगता है वहां से ही वही जड़ है। वही जड़, अभी भी वहीं पर अपने ही घर से, एवरीथिंग बिगिंस एट होम। वहीं पर जो हम वहीं से शुरू डिफ्रेंशिएशन करें। हम करते हैं। अपनी बेटियों को 1000 हिदायतें देते हैं, इतनी शिक्षाएं देते हैं, बेटों को क्यों भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते, बिल्कुल ठीक कह रही उनको भी तो देना, उनको हैं। भी तो बताएं, शिक्षा ही ना दें, खुद करें सही। वो हमारे आचरण से ही तो सीखते हैं। कई बार तो देखने में आता, महिलाएं ही महिलाओं का साथ नहीं देती। कई बार नहीं सर, अमूमन यही होता है। अधिकतर मैं तो कहूंगी 90% महिलाएं ही महिलाओं के पीछे उन्हीं के उनके पतन का कारण बनती हैं, उनके वो शोषण कंपटीशन का की कारण भावना। बनती। कंपटीशन भी मैं कहूंगी यहाँ पर इसलिए था शायद। मुझे बहुत खुशी होती है वैसे आज के में, हमें सकारात्मक चीजों को भी देखना चाहिए। आज के संदर्भ में देखूं तो मुझे लगता है कि महिलाओं को ऊपर उठाने का काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई एक महिला सचमुच में यदि सशक्त है, तो दूसरी महिला मतलब उसे दबाने की कोशिश नहीं करेगी, उसे उबारने की कोशिश करेगी, यदि वो वाकई में नहीं, सशक्त है ये तो। जरूरी नहीं है दीपा। मैंने हम्म दोनों चीजें देखी हैं। मेरे हम्म पास विषय कोर्ट केसेस से रिलेटेड भी आते हैं और हम्म मेरे पास नेटिव्स ज्योतिष के भी आते हैं। तो हमने हम्म देखा है उसमें बहुत भिन्नता है। जो एक्चुअली दिखाई पड़ता है वो एक्चुअली होता नहीं। हम्म बहुत सारी चीजें हैं। खैर, एनीवे, इस हम्म। विषय पर कभी और बात करेंगे। जी जरूर सर, आपसे बहुत कुछ जानना है इसके बारे में। क्योंकि ये जो आपका जो लॉ के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी बातें हैं जो शायद औरतों को खुद अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, जिसकी वजह से वो अंधेरे में रह जाती हैं। मैं एक नई पत्रिका हिंदी में हम्म कानून के विषयों पर ला रहा हूँ, विधि भास्कर के नाम से। स्वागत, वाह, बहुत बढ़िया होगा सर ये तो। वो मेरी 2 लाइनें हैं, लॉ एंड लिटरेचर। लिटरेचर में तो अनुस्वार आ गई, जी, लॉ में भी विधि आना चाहिए। भास्कर, वाह, बहुत सुंदर नाम। आपने देखा कितनी मोटी मोटी किताबें लिख के रखी हैं। तो हमने कहा जी, उसका भी डिसेमिनेशन हिंदी में होना चाहिए, लोगों को पता चले। बिल्कुल होना चाहिए सर। तो वाह, इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आभार सर, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे मुझे, और प्रेरणा तो वैसे ही भर भर के आपसे मिलती रहती है। और आशा करते हैं कि आगे के कार्यक्रमों में आप शिरकत करती रहेंगी जी और सर। आती रहेंगी। हम लोग चर्चा करते रहेंगे नए नए विषयों पर। और जी, आप कविता के ऊपर एक प्रोग्राम बनाइए जो महीने में कम से कम एक बार हो। अवश्य सर। ठीक है ना? जी जरूर। धन्यवाद चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की, और आपको। सभी देखने वालों को खूब सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद सर।